नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने जो मध्यकाल का इतिहास टॉपिक स्टार्ट किया है, इसी मध्यकाल के इतिहास टॉपिक में हमने दिल्ली सल्तनत टॉपिक को स्टार्ट किया था। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक था, इसमें 5 वंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंश हैं। इन 5 वंशों का जो शासनकाल है भारत में लगभग 320 वर्षों तक का था। इन 320 वर्षों में 5 वंशों ने शासन किया। उन 5 वंशों को ही अपन ने पहले स्टार्ट किया हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला जो वंश है उसको हमने पढ़ा था गुलाम वंश। पहले वंश का नाम आता है दोस्तों गुलाम वंश। इनके बारे में हमने पूर्ण तरीके से वीडियो बना ली थी। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे टॉपिक समझ में आएंगे। गुलाम वंश के बाद दूसरा जो वंश आया उनका नाम था खिलजी वंश। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने खिलजी वंश को कंप्लीट किया। खिलजी वंश के बाद दोस्तों तीसरा जो वंश आता है उस वंश का नाम आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश दोस्तों, अब हमने जो 5 वंश बताए थे इनमें से आज का अपना जो टॉपिक है वो तुगलक वंश का है। इन 2 टॉपिक्स के बारे में हमने पीछे वाली जो वीडियो थी उनमें कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देखिएगा। गुलाम वंश के संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनके पूरा वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। इनको कल वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। जलालुद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, इन्हीं का जो अंतिम जो शासक बने थे वो खुसरो शाह बने थे। उन खुसरो शाह की हत्या करके खुसरो शाह बने अगले राजा। खुसरो शाह बने थे इस खिलजी वंश के। अंतिम शासक कौन थे? खुसरो शाह। इस खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने, किसने दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने। आज का जो अपना टॉपिक है वो तुगलक वंश का आता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कौन से वंश की नींव रख दी जाती है? तुगलक वंश की नींव रख दी जाती है। ये जो तुगलक वंश जो है दोस्तों, ये इस समय देखो क्या, गुलाम वंश का जो समय आया था हमने पढ़ा था 1290 से लेकर के 1206 से लेकर के और 1290 तक का जो टाइमिंग था वो गुलाम वंश का था। 1206 से लेकर के और 1290 तक का जो टाइम था वो गुलाम वंश का था। 1290 से लेकर के और 1320 का जो समय आया था वो खिलजी वंश का पॉइंट था। आज जो तुगलक वंश है इसकी जब नींव रखी जा रही तो 1320 में दोस्तों इसकी नींव रखी जाएगी और 1414 तक का जो टाइम है वो आएगा तुगलक वंश का। तो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरो शाह की हत्या करके कौन से वंश की नींव रख दी जाती है? तुगलक वंश की नींव रख दी जाती है। 2 वंश और आते हैं दोस्तों, एक बार उनको देख लेते हैं। तुगलक वंश के बाद जो अगला जो वंश आता है वो आता है सैयद वंश। कौन सा आता है दोस्तों? सैयद वंश आता है। सैयद वंश का जो टाइमिंग है वो आता है 1414 से लेकर के 1451 का, 1414 से लेकर के 1451 का। और 5वां जो वंश है दोस्तों, लास्ट जो वंश आएगा वो आएगा लोधी वंश। लोधी वंश, ये जो दोस्तों लोधी वंश है, इस लोधी वंश का जो टाइमिंग आता है वो 1451 से लेकर के और फिर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 तक का जो टाइम है वो आएगा लोधी वंश का। क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम समय तक इन 5 वंशों में से किस वंश ने शासन किया? आपका आंसर आएगा खिलजी वंश। सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? तुगलक वंश ने शासन किया। कुल कितने दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया है? तो 5 वंशों ने शासन किया। और कितने वर्षों तक शासन किया दोस्तों? 320 वर्षों तक शासन किया है। हमने जो वीडियो बनी है गुलाम वंश और खिलजी वंश की कंटिन्यू बना ली है। इसके बाद कंटिन्यूटी पे है। और तीसरा जो वंश आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश की नींव रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक। कब नींव रखेंगे? 1320 ईस्वी में। और दोस्तों नींव जब रखेंगे किसको मार करके नींव रखेंगे? खुसरो शाह की हत्या करके इन्होंने नींव रखी है तुगलक वंश की। किस वंश के स्थान पर तुगलक वंश आया है? तो खिलजी वंश के स्थान पर कौन सा वंश आया? तुगलक वंश आया। इस प्रकार से आपको अपने पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपन तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश की दोस्तों ये फर्स्ट लेक्चर है। इस तुगलक वंश जो टॉपिक है, इस तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों संस्थापक, पहला पॉइंट है संस्थापक। संस्थापक का नाम है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन इनका जो रियल नाम जो था वो था गाजी मलिक। क्या नाम है इनका दोस्तों? गाजी मलिक। इनका वास्तविक नाम है गाजी मलिक। ये पहले अलाउद्दीन खिलजी के, ये
एक्के के, जो हमने खिलजी वंश पढ़ा था उसमें आया था, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे दोस्तों? सेनापति थे। और इसमें अपन ने देखो नाम नहीं लिया है, उसमें बताया था उलूग खां, अलप खां, नुसरत खां, जफर खां, मलिक काफूर आए थे। उसी प्रकार से एक सेनापति के रूप में आया था गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने भी एक्के के समय में मंगोलों के ऊपर आक्रमण किया था। हमने पहले पॉइंट पढ़ा था कि पहले भारत में, सबसे पहले भारत में मंगोलों पर आक्रमण किसके समय में प्रारंभ होते हैं? तो सबसे पहले जेके के समय में प्रारंभ हुआ था, अब्दुल खां के नेतृत्व में भारत में। फिर हमने पढ़ा खिलजी वंश में सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण हुए थे दोस्तों। उसके बाद अभी अपन पढ़ेंगे तुगलक वंश। यहाँ पर 29 बार आक्रमण आएंगे। सर्वाधिक आक्रमण कौन से वंश पर आएंगे? तुगलक वंश के ऊपर आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में कार्य क्या करते थे गयासुद्दीन तुगलक? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। तब एक्के ने इनको उपाधि दी, तब एक्के ने दोस्तों इनको उलूग खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? उलूग खां की उपाधि दी थी। तो उलूग खां की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई है? एक्के के द्वारा दी गई है। किनको मिली थी? तो गयासुद्दीन तुगलक को मिली थी। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये 1320 ईस्वी में दोस्तों राजा बने और 1325 में इनकी हो जाती है मृत्यु। तो 1320 से लेकर के 1325 तक का जो समय आता है वो गयासुद्दीन तुगलक का आता है। तुगलक वंश का समय हमने पहले बताया ही था, 1320 से स्टार्ट होगा और फिर लास्ट 1414 तक का इसका जो वंश आएगा तुगलक वंश का टाइमिंग है। दूसरा अगर बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की, दोस्तों यह वह शासक है जिसने भारत में सबसे पहले कुओं व नहरों से सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रारंभ किया था। तो भारत में सर्वप्रथम कुओं व नहरों, कृत्रिम नहरें बनाई। तो कृत्रिम नहरों से सिंचाई व्यवस्था, भारत में कुओं व कृत्रिम नहरों से सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ किया गया। सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ करने का कार्य इनके द्वारा किया गया था, सिंचाई व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था, भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था प्रणाली को भी इन्होंने ही लागू किया था। वो भी तीव्र गति से डाक व्यवस्था प्रणाली को लागू किया इनके द्वारा। डाक व्यवस्था लागू की गई। कुओं व कृत्रिम नहरों से सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ की थी इनके द्वारा। दोस्तों इसके अलावा इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने घोड़ा दागना और हुलिया जो प्रथा लिखने की प्रथा होती थी तो वो भी इन्होंने कंटिन्यू की। इन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी के समान घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को कंटिन्यू रखा। वह सैनिकों का हुलिया यानी शकल, तो उनका चेहरा, हुलिया की प्रथा को प्रारंभ किया, कि प्रथा को कंटिन्यू किया, प्रथा को लगातार रखा। तो ये पहले किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुलिया और घोड़ा दागने की प्रथा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। इन्होंने ये काम क्या किया? कंटिन्यू करते रहे। इसके अलावा दोस्तों इनके समय में क्या हुआ? तेलंगाना पर आक्रमण किया जाता है। इन्हीं के बेटे थे जिनका नाम था जूना खां। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा है उसका नाम है जूना खां। यही जूना खां है जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजा बनेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजा बनेंगे। इनके पिता जो है मोहम्मद बिन तुगलक को ये राजा बनाएंगे और अभी जो तेलंगाना पर विजय अभियान करेंगे तो जूना खां के नेतृत्व में विजय अभियान होता है और इनके पिता इनको मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि प्रदान करते हैं। देखिएगा इनका आक्रमण जो हुआ पहला तेलंगाना पर हुआ। तो तेलंगाना पर इन्होंने युद्ध किया। किसके नेतृत्व में युद्ध किया था? जूना खां के नेतृत्व में युद्ध किया। जूना खां के नेतृत्व में इन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध में जूना खां के नेतृत्व में दोस्तों जो इन्होंने युद्ध किया था, इस युद्ध में जूना खां जो होते हैं विजयी होते हैं और इस वजह से इनको फिर बाद में किस नाम से जाना जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक जो नाम था वो जूना खां था, जो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। जब इन्होंने तेलंगाना विजय अभियान किया, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भेजा गया था। इनको जो नेतृत्व में किया था, जूना खां के नेतृत्व में किया गया था, तब इनको मोहम्मद बिन तुगलक की क्या दी जाती है? उपाधि दी जाती है। दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है, ये गयासुद्दीन तुगलक वह राजा है, गयासुद्दीन तुगलक वह राजा है जिसके समय में भारत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। भारत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, दिल्ली
दिल्ली सल्तनत में या भारत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? तो आपका आंसर आएगा गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक वंश के समय में हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछे कि खिलजी वंश में सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में हुए थे, तो आंसर आएगा एक्के के समय में हुए थे। मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण किसके समय पर होगा, तो आंसर आएगा जेके जलालुद्दीन खिलजी के समय में होगा। मध्य एशिया जो स्थान था दोस्तों, वहां से मंगोल जाति थी, ये मंगोल जाति भारत पर लगातार आक्रमण करती रहती थी। तो भारत में सर्वाधिक मंगोल जो आक्रमण हुए हैं इन्हीं के समय में हुए, और वो भी दोस्तों कितनी बार हुए थे? 29 बार इनके समय में दोस्तों क्या हुए हैं? ये आक्रमण हुए हैं। और उसके अलावा सातवां जो पॉइंट आता है दोस्तों इनका, भारत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, इसके बाद इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा विजय अभियान किया। कौन कौन से क्षेत्रों पर विजय अभियान किया था? बंगाल को जीता, बिहार को जीता, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने उड़ीसा क्षेत्रों को जीता। बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों को जीतने के बाद क्षेत्रों को जीता, और क्षेत्रों को जीतने के बाद क्षेत्रों को जीता। अब दोस्तों एक पॉइंट समझिएगा, जब इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्रों को विजयी किया, जीत लिया, तो उस समय स्थिति ये आ गई कि जो इनका बेटा जूना खां जो था, ये जूना खां अपने पिता के लिए जो जूना खां जो है अपने पिता के लिए एक महल बनाता है, एक जिसका महल का नाम आता है 56 कोट का महल। ये तुगलकाबाद में महल बनवाया था इसने। तो अपने पिता के लिए इसने कौन सा महल बनवाया? तुगलकाबाद। ये तुगलकाबाद नाम का इसने एक महल बनवाया है जो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है दोस्तों 56 कोट महल। इस 56 कोट महल किसके लिए बनवाया है? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए बनवाया है। किसने बनवाया है? इसके बेटे जूना खां ने बनवाया। कब बनवाया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों को जीतने के बाद बनवाया है। इससे पहले दोस्तों आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8वां पॉइंट यहाँ डाल के लिख रहे हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक जो राजा थे, तो इनके समय में एक सूफी संत होते थे जिनका नाम था निजामुद्दीन ओलियो। तो इनके समय में जो सूफी संत थे उनका नाम था दोस्तों निजामुद्दीन ओलियो। इनके समय में सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन ओलियो। दोस्तों इस निजामुद्दीन ओलियो का जो सूफी संत थे, इनका जो प्रभाव था वो दिल्ली सल्तनत पर अत्यधिक मात्रा में था। मतलब कि जितने भी जनता वर्ग थी वो इनसे जितनी भी समस्याएं होती थी इनसे पूछा करती थी, ये इनका निवारण क्या करते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो इनसे एक द्वेष भावना रखते थे निजामुद्दीन ओलिया से, और जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों को जीता तो तुगलकाबाद के 56 कोट का जो महल है, यहाँ पर बैठे बैठे इन्होंने ही दिल्ली पर एक निजामुद्दीन ओलिया के पास एक दूत भेजा था, और दूत को जाकर के कहा था कि मेरे आने से पहले, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली आने से पहले निजामुद्दीन ओलिया आपको दिल्ली से बाहर निकलना होगा, आपको दिल्ली छोड़ करके जाना होगा। तो दोस्तों निजामुद्दीन ओलिया ने उस समय ये कहा था, हुजूर कह सकते हैं, हुजून उन्होंने हुजून बोला था। तो हुजून दिल्ली दुरस्त है, ये लाइन दे करके पूछा जाता है किससे संबंधित है, और किसने कहा था? दिल्ली दुरस्त है, हुजून दिल्ली दुरस्त है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो निजामुद्दीन ओलिया के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया, हुजून दिल्ली अभी दुरस्त है। तो दोस्तों जो तुगलकाबाद में 56 कोट के महल से इन्होंने ऑर्डर दिया था, उसी 56 कोट के महल में दोस्तों जो तंबू बना हुआ था, महल में जो लकड़ियों का तंबू बना हुआ था, उस तंबू लकड़ियां जो थी दोस्तों इनके सिर के ऊपर आकर गिर जाती है, और वहीं पर इनकी 1325 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो तुगलकाबाद के 56 कोट के महलों में 1325 में दोस्तों इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1325 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूफी संत कौन थे? निजामुद्दीन ओलिया थे। किनको दिल्ली से निकलने के लिए कहा था? निजामुद्दीन ओलिया को कहा था। निजामुद्दीन ओलिया वह राजा है, वह सूफी संत है जिसने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दुरुस्त है। किसने कहा था? तो निजामुद्दीन ओलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ये एक छोटा सा पॉइंट आया है अपना गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने जो खुसरो शाह था उसको, खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरो शाह की हत्या करके खिलजी वंश की नींव रखी थी। गाजी मलिक की उपाधि धारण की। गाजी मलिक की जो उपाधि धारण की थी इन्होंने, एक के सेनापति, तब एक ने इनको उलूग खां या गाजी ए मलिक दोनों उपाधि प्रदान की थी। एक है दोस्तों उलूग खां और दूसरी आती है गाजी ए मलिक। गाजी ए मलिक,
इनको 2 उपाधियां प्रदान की थी। उसके बाद कृत्रिम रूप से नहरों, सिंचाई की व्यवस्था, कुओं की व्यवस्था द्वारा लागू की गई, डाक व्यवस्था प्रणाली लागू की गई, घोड़ा दागना और सैनिकों के हुलिया लिखने की जो प्रथा थी पहले भी प्रारंभ की जाती थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसी को इन्होंने कंटिन्यू रखा। तेलंगाना विजय किया जुना खां के नेतृत्व में। जुना खां यहाँ के बाद किस नाम से जाने लगते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने लगते हैं। भारत में सर्वाधिक मंगोल जो आक्रमण हुए वो 29 बार हुए। किसके समय में थे? गयासुद्दीन तुगलक के समय में, जिसमें हमेशा विजयी होते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों को जीता और जो तो इनको जीतने के बाद इनके बेटे ने इनके लिए स्वागत के लिए तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर पर 56 कोट का महल बनवाया था, जहां पर 1325 में इनकी मृत्यु हो जाती है। महल कुछ लोग कहते हैं कि सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई और कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं दोस्तों कि वहां पर जो लकड़ी वगैरह का प्रयोग करके जो महल बनाया गया था, लकड़ी का महल था एक तरीके से वो, तो वहां पर एक कह सकते हैं अपना शिविर था, एक तंबू था और वहां पर लकड़ियां जो इसके सिर पर गिरती है फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक पॉइंट आया इसका निजामुद्दीन औलिया का। तो 1325 में दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की क्या होगी? मृत्यु होगी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो अगले राजा बनते हैं दूसरे नंबर के, इनके बेटे राजा बने जिनका वास्तविक नाम था जुना खां, लेकिन ये इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे जो राजा है दोस्तों उनका नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक या जुना खां। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों, इनका जो टाइमिंग आता है 1325 से लेकर के और 1351 तक का समय है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली सल्तनत के या इस वंश के राजा बनते हैं और 1325 से 1351 तक दोस्तों क्या बने थे? राजा थे। इनको दोस्तों इतिहास में पागल राजा भी कहा जाता है और ये ऐसा कहा जाता है, पागल भी थे, स्वप्नशील राजा थे, लेकिन दोस्तों पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा विद्वान, खगोल शास्त्र के ज्ञाता, गणित के ज्ञाता, ये रसायन विज्ञान के ज्ञाता जो थे इनको कहा जाता है। इसलिए इनको विद्वान भी कहा जाता है और इनको पागल भी कहा जाता है। पागल कहा जाता है इनकी नीतियों के कारण। ये जो आगामी जो आगे आने वाले 100-200 वर्षों से पहले के विचारों को ये सोचते थे कि मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा और युद्ध में जीत जाऊंगा, ऐसे इनकी प्लानिंग्स होती थी। तो उसी के तहत ये पहले से विचार कर लिया करते थे, इसलिए इनको पागल राजा भी कहा जाता है। और कुछ विद्वान इनको जो है वो राजा बोलते हैं, विद्वान राजा भी बोलते हैं। अब विद्वान और पागल कौन कौन बोलेगा वो अपन देखेंगे, और इनको पागल क्यों कहा जाता है वो भी अगला पॉइंट हम समझेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बना जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। वास्तविक जो नाम है दोस्तों इनका जुना खां आता है। 1325 से लेकर 1351 में क्या बने थे? राजा बने थे। दोस्तों खगोल शास्त्र, ये खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे, खगोल शास्त्र के ज्ञाता, खगोल शास्त्र, गणित, ये खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान के ज्ञाता थे। इस कारण से इनको ईश्वरी प्रकाश, एक इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनको कैसा राजा कहा है? विद्वान राजा कहा है। और एक क्वेश्चन और भी पूछता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ये दोस्तों जो इन्होंने अपनी नीतियों के कारण इनको क्या है कि सपने में अगर कुछ ऐसा आ गया कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, सपने में जैसे इनको आ गया कि मेरे को, जैसे इन्होंने विजय अभियान किए थे, खुरासान अभियान, कराची अभियान, इनको लगा कि मैं अपने सैनिकों को आगे भेज देता हूँ और मैं जीत जाऊंगा, ऐसा इनको अगर सपने में आ गया। या जैसे इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी तो इनको सपने में आ गया कि मैं अगर पित्तल तांबा की मुद्रा चला देता हूँ तो मेरा जो खजाना बढ़ जाएगा, तो इन्होंने वैसा ही किया। इसलिए इनको स्वप्नशील राजा भी कहा जाता है। इनको स्वप्नशील राजा कहा जाता है। पागल राजा कहा जाता है दोस्तों, रक्त पिसापू कहा जाता है, रक्त पिसापू। ये और ये कहने वाले जो राजा, ये कहने वाले जो इतिहासकार है वो बर्नी है दोस्तों। तो बर्नी ने ऐसा कहा है इनके बारे में, बर्नी ने ऐसा कहा है, इनको पागल राजा कहा है, इनकी नीतियों के कारण को क्या कहा है दोस्तों? पागल राजा कहा है। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक में, बर्नी की पुस्तक का क्या नाम आता है? तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक में बर्नी ने दोस्तों इनको कैसा राजा कहा है? पागल राजा कहा है। अब देखते हैं इनको पागल क्यों कहा जाता है, इनकी नीतियां क्या थी। तो दोस्तों देखिएगा, इनका जो क्षेत्र जो था वो ये था, इनका जो क्षेत्र था, पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दोआब प्रदेश होते हैं, दोआब प्रदेश,
दोस्तों ये जो दोआब प्रदेश होते हैं, दोआब प्रदेश किनको बोलते हैं? तो नदियों का वह भूभाग, नदियों के मध्य का स्थान, नदियों के मध्य का स्थान, दो नदियों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? दोआब प्रदेश कहलाता है। दोआब प्रदेश कहलाता है, जो कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो कृषि उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादन के लिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने करों में वृद्धि कर दी। दोआब प्रदेशों में इन्होंने क्या किया? करों में वृद्धि कर दी। इन्होंने कर लेना स्टार्ट कर दिया 1/6, जबकि गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो 1/10 या 1/12 का टैक्स लिया करते थे। गयासुद्दीन तुगलक जो थे दोस्तों, इन्होंने जो कृषि में जो कर लेते थे, तो इनके समय में जो कृषि कर होता था, कृषि के ऊपर जो टैक्स होता था वो 1/10 या 1/12 होता था, और इन्होंने कितने कर दिए? 1/6 कर दिया, 1/10 या 1/12 कर दिया था। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कितना कर दिया? 1/6। किन के ऊपर वृद्धि किया था? दोआब प्रदेशों में इन्होंने 1/6 कर में वृद्धि कर दी। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, ये जब इन्होंने कर में वृद्धि की, उसी समय वहां पर क्या स्थिति आ गई? अकाल पड़ गया। और दोस्तों उसी समय वहां पर प्लेग रोग फैल गया। इस वजह से प्लेग रोग फैल गया, अकाल पड़ गया, करों में वृद्धि हो गई। जो जनता वर्ग जो थे, किसान वर्ग जो थे, इससे परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और बाद में इसका जो फैसला था दोआब प्रदेशों में वृद्धि करना, ये क्या हो गया है? असफल हो जाता है। इसके बाद दूसरा अगला पॉइंट आता है सांकेतिक मुद्रा चलाना। सांकेतिक मुद्रा चलाना, इसके समय में दोस्तों सोना चांदी का जो भंडार था, उसको सोना और चांदी का जो भंडार था वो कम होने लगा था। सोना और चांदी का भंडार कम होने लगा। इस वजह से इसने कहा कि इसने सोना और चांदी के स्थान पर पीतल, तांबा, जस्ता, पीतल, तांबा, जस्ता, इनकी सांकेतिक मुद्राएं चला दी। और इसने सांकेतिक मुद्राएं चला दी, लेकिन जो मुद्रा बनाने की जो प्रथा होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसने उसको गुप्त नहीं रखा। और पीतल, तांबा, जस्ता, इनकी जो मुद्रा चलाई है, इन सभी की बाजार में नकल होना स्टार्ट हो गया, नकल होना प्रारंभ हो गया। तो इस वजह से क्या पॉइंट है समझिएगा, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का राजा कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों। पूरे विश्व में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा किस देश ने चलाई थी? चीन के द्वारा चलाई गई थी। सांकेतिक मुद्रा को मुद्रा में कौन कौन चलाए? पित्तल, तांबा, जस्ता चलाया, सोना और चांदी के स्थान पर। तो जो प्रक्रिया होती है मुद्रा बनाने की, टकसाल बनाने की जो मुद्रा होती है, उसने क्या किया? इसको सार्वजनिक कर दिया, और बाजार में उन जो मुद्रा बनती पित्तल, तांबा, जस्ता की, उसके भारी मात्रा में नकल होने प्रारंभ हो गए। नकल होना प्रारंभ हुआ, जिस वजह से नकल होना दोस्तों क्या प्रारंभ हुआ? तो जिस वजह से इसने ये कहा उन लोगों को कि आप लोग पित्तल, तांबा, जस्ता की जो मुद्राएं आपने चला रखी ना, वो मेरे पास जमा करा दो, और उसके बदले में सोना चांदी लेकर के चले जाओ। इस प्रकार से दोस्तों इसका खजाना क्या होता गया? खाली होता गया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों, इसने दिल्ली से राजधानी चेंज कर दी। दौलताबाद, दिल्ली से राजधानी क्या बना दी? दौलताबाद को अगली राजधानी बनाया, या देवगिरी को दोस्तों इसने क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। दौलताबाद या देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। अब दोस्तों ये काम इसने किया 1327 ईस्वी में। दौलताबाद से दिल्ली से इसने राजधानी परिवर्तन कर दी, दौलताबाद राजधानी बना दी। दोस्तों जो इसने राजधानी जो परिवर्तन की है ना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये खुद नहीं गया, इसने पूरी की पूरी दिल्ली की जनता को, या अपने पूरे के पूरे दिल्ली के जितने भी जो सैनिक वर्ग है, या पूरी की पूरी जो जनता वर्ग है, प्रजा वर्ग है, इसको निकाल करके कहां शिफ्ट कर देता है? दौलताबाद या देवगिरी में शिफ्ट कर देता है, और वहां पर 1327 में लेकर के गया। लेकिन जनता के विरोध करने के बाद वहां टिक नहीं पाता है, और जनता के विरोध करने के बाद 1335 ईस्वी में फिर से इसने दौलताबाद से राजधानी दोबारा से किसको बना दिया? दिल्ली को बना दिया। फिर से दौलताबाद से किसको बना दिया? दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया 1335 ईस्वी में। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद की 1327 ईस्वी में। 1335 ईस्वी में पुनः दौलताबाद से क्या कर दी? इसने दिल्ली राजधानी बना दी। दौलताबाद की गई थी तो दोस्तों उस समय कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे बर्नी इतिहासकार है, बर्नी इतिहासकार ने इसके बारे में ये कहा है कि ये मध्य केंद्र में जाकर के स्थापित होना चाहता था। इसके समय में मोरक्को का इब्न बतूता यात्री आया था, जिस इब्न बतूता इब्न बतूता ने ये कहा है कि जो अमीर जो वर्ग जो थे वो इनको गाली लिख लिख करके भेजते थे, इनको गालियां देते थे, तो उनसे परेशान होकर के इसने राजधानी परिवर्तन की थी। जाहिर सी कोई भी बात हो,
लेकिन राजधानी इन्होंने क्या कर, दिल्ली से दौलताबाद कर दी। बाद में दौलताबाद से इन्होंने कौन सी राजधानी कर दी, दिल्ली इन्होंने अपनी राजधानी कर दी दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पहला था दो आप प्रदेशों में वृद्धि करना, सांकेतिक मुद्रा चलाना, राजधानी परिवर्तन करना। उसके बाद दोस्तों अगला जो इनका पॉइंट आता है, दो अभियान आते हैं। एक अभियान था खुरासान अभियान। खुरासान अभियान, खुरासान अभियान जो है दोस्तों, ये जो मध्य एशिया में जो मंगोल जो जाति थी, वहां मध्य एशिया की जो मंगोल जाति थी उसके ऊपर आक्रमण करने की प्लानिंग करते हैं। मध्य एशिया में दोस्तों जो मंगोल जाति का जिस पर अधिकार होता था, वहां पर जो लोग रहते थे, मंगोल जाति के जो लोग रहते थे, वहां उन लोगों में अशांति छाई हुई थी। इसको ये लगा कि इन मंगोलों ने हम पर आक्रमण किया है, क्यों नहीं हम मंगोलों पर आक्रमण कर दे, क्यों नहीं हम मंगोलों पर आक्रमण कर दे। इसके लिए दोस्तों इसने खुरासान अभियान के तहत 3,70,000 की सेना बना ली, 3,70,000 की सेना बना ली। और इस सेना को दोस्तों इसने 1 वर्ष का वेतन भी दे दिया। इस सेना को इन्होंने 1 वर्ष का वेतन भी दे दिया। 3,70,000 की सेना बना ली और इस सेना को 1 साल का वेतन भी दे दिया। और उस समय 1 साल बाद तक वहां पर मंगोलों में सब स्थायी रूप से मंगोल जाति वहां जम जाती है। इसलिए इसने खुरासान पर विजय अभियान किया ही नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी भूल एक ये भी थी, खुरासान अभियान। पहली जो भूल आई, दो आप प्रदेशों में वृद्धि कर देना। वृद्धि की दोस्तों यहाँ पर अकाल पड़ गया, प्लेग रोग फैल गया, इस वजह से लोग किसान इसके विरोध में आ गए। दूसरा सांकेतिक मुद्राएं चला दी। मुद्राएं चलाई तो इसमें जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको गुप्त नहीं रखा, इस वजह से वहां लोग नकली मुद्राएं चलना प्रारंभ हो गई। उसके बाद उसके बदले में सोना चांदी देना प्रारंभ किया। राजधानी परिवर्तन करी। उसके अलावा खुरासान अभियान भेजा जिसमें 3,70,000 सैनिकों को इसने 1 वर्ष का वेतन भी उपलब्ध करवा दिया। लेकिन उसने विजय अभियान किया ही नहीं। उसके बाद एक विजय अभियान और करने की प्लानिंग करता है, कराचिल विजय अभियान। ऐसा कहते हैं कि चीन पर अधिकार करने के लिए हिमालय पर्वतमाला की जो पहाड़ियां है कराचिल में, यहां पर इसने एक विजय अभियान किया था। और इस विजय अभियान में इसने अपनी सेना को भेजा। लेकिन जब पहाड़ों के ऊपर जब सेना चढ़ी, हिमालय पर्वतमाला की चोटियों पर सेना चढ़ी और उसके बाद चीन की साइड उनको नीचे उतरना था, तो चढ़ना और उतरने में या बर्फ की वजह से वहां पर इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, उसने ये कहा है कि केवल और केवल 10 ही अधिकारी इसके वापिस जिंदा लौट पाए, 10 अधिकारी ही जिंदा लौट पाए। और वहां की जो सेना थी वो वापस मरी जाती है। 10 अधिकारी ही जिंदा वापिस आए, बाकी सभी के सभी जो थे कराचिल विजय अभियान पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इसके सामने ये 5-6 जो पॉइंट्स आए हैं दोस्तों, इनमें इनके साथ क्या की गई, इनकी भूलें हुई है। दो प्रदेशों में वृद्धि कर देना, सांकेतिक मुद्राएं चलाना, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कर देना, खुरासान अभियान प्रारंभ करना, कराचिल विजय अभियान करना, इन सब में ये क्या रहता है, असफल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसने एक कृषि के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचता है, कृषि के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए। देखो हमने पहले पढ़ा था नहरों और कुओं की सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ की थी किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो जो इसका बेटा बना मोहम्मद बिन तुगलक, इसने भी ऐसा ही किया, नहरों सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ किया। इसका जो बाद में फिरोज शाह तुगलक बनेगा वो भी ऐसा ही करेगा दोस्तों। तो कृषि जो है उसके लिए इसने एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। कृषि विभाग के लिए बनाया था दीवान ए अमीर कोही, ये इसने एक विभाग बनाया। इस विभाग के तहत इसने क्या प्लानिंग की कि सार्वजनिक सरकारी रूप से खेती बाड़ी किसान करेंगे, उनसे सरकार खेती बाड़ी करवाएगी, उनको जमीन उपलब्ध करवाएगी, वहां पर बैल, नदी का पानी, कुएं, नहरों का पानी, ये सब कुछ व्यवस्था करवाएगी। तो इन्होंने इसके लिए अधिकारी नियुक्त किए, यानी फार्मिंग करवाने के लिए। जैसे क्या प्लानिंग थी इसकी कि जैसे हम लोग खुद, जैसे राजा जो है वो खुद वहां पर जमीन खरीदेगा, किसानों को खरीदेगा, किसानों को बैल वगैरह, पानी वगैरह की व्यवस्था करवाएगा, उनको वेतन देगा। इसके अलावा वहां पर जो अनाज जो प्राप्त होगा वो सरकारी खजाने में जाएगा। ये इसकी प्लानिंग थी। तो जो इसने अधिकारी नियुक्त किए थे, उन अधिकारी ने दोस्तों क्या किया, वहां पर अनुपजाऊ भूमि को खरीद लिया, बैल, किसानों को बैल वगैरह उपलब्ध करवा दिए, वेतन वगैरह उपलब्ध करवा दिया। अब वहां पर नहरों, पानी की सिंचाई व्यवस्था कराने की प्लानिंग ही, तो इसके लिए खूब इसने पैसा वहां पर बहा दिया, खूब खजाना इसका सारा खाली हो जाता है। जो अधिकारी किए थे उन्होंने अनुपजाऊ भूमि को खरीदा और बाद में पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गए। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है पागल राजा। ये जो नीति बनाता था वो तो इसकी अच्छी थी, विद्वान के तहत अच्छी नीति अपनाई है, लेकिन उनको अच्छे तरीके से इसने लागू नहीं कर पाया था। इसलिए बर्नी ने इसको क्या
कैसा राजा कहा है दोस्तों? पागल राजा कहा है। ये इब्न बतूता जो है दोस्तों, इसका ने एक बार क्वेश्चन में पूछता है, उसको और देखते हैं आगे वाले में। इब्न बतूता है जो दोस्तों, ये मोरक्को के यात्री थे, मोरक्को के यात्री थे। इन्होंने राहेल नामक एक पुस्तक लिखी है, राहेल पुस्तक। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम आता है? राहेल पुस्तक है दोस्तों। इनकी इसकी विद्वता को देखते हुए इस मोहम्मद बिन तुगलक ने, इनकी विद्वता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें काजी नियुक्त किया। इन्हें क्या नियुक्त किया है दोस्तों? काजी नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था इन्होंने। दूसरा दोस्तों, चीन में इनको राजपुरोहित के रूप में भी भेजा था। चीन में इनको राजपुरोहित या राजदूत के रूप में भी भेजा था। चीन में इब्न बतूता को राजदूत के रूप में भेजा, राजदूत के रूप में भेजा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसको? इब्न बतूता को भेजा था। ये 2 पॉइंट है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, राहेल नामक पुस्तक लिखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें काजी नियुक्त किया था। इनकी विद्वता को देखते हुए इनको चीन में राजदूत के रूप में भी भेजा था। इस प्रकार से दोस्तों, जब इन्होंने राजधानी परिवर्तन की, राजधानी कहाँ से कहाँ पर परिवर्तन कर दी थी? तो राजधानी जो परिवर्तन की, दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थान पर परिवर्तन की। तो दक्षिणी भारत वाला जो क्षेत्र है, इस दक्षिणी वाले भारत वाले क्षेत्र में दोस्तों, यहाँ पर असमंजस फैल गया और यहाँ पर 2 नए असमंजस फैल गया और दोस्तों यहाँ अशांति फैल जाती है और यहाँ पर इसी के समय में 2 नए साम्राज्य बने। तो गए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिणी भारत में 2 नए साम्राज्यों का गठन हुआ। 2 नए साम्राज्यों का गठन हुआ। 2 नए साम्राज्य बने दोस्तों। पहला जो साम्राज्य बना है, उस साम्राज्य का नाम है हरिहर बुक्का के द्वारा बनाया गया था, विजयनगर साम्राज्य। पहला साम्राज्य है विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा बनाया गया, हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा क्या बनाया गया? विजयनगर साम्राज्य। दूसरा साम्राज्य बना दोस्तों बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, पहला साम्राज्य है विजयनगर, दूसरा बना बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जो है दोस्तों, ये अलाउद्दीन अहमद शाह के द्वारा बनाया गया। अलाउद्दीन अहमद शाह के द्वारा यहाँ पर क्या बनाया गया था? तो बहमनी साम्राज्य के नींव रखी गई। 2 साम्राज्य बने हैं इनके समय में, जब दक्षिणी भारत में अशांति फैल गई, क्योंकि इन्होंने राजधानी परिवर्तन की थी दौलताबाद, उसको बाद में कहाँ लेकर चले गए? दिल्ली लेकर चले गए। तो वहाँ पर असमंजस फैल गया, अशांति फैल गई थी इस वजह से दोस्तों। और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 1351 में। 1351 में इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई, तो उस समय बदायूनी नामक इतिहासकार है, बदायूनी नामक इतिहासकार ने ये कहा था, राजा को जनता से और जनता को राजा से छुटकारा मिल गया, और जनता को राजा से छुटकारा मिल गया। ये किसने कहा है? बदायूनी ने कहा है। किसके बारे में कहा है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है, जिनका वास्तविक जो नाम था दोस्तों, वो था जुनाखा। हरिहर बुक्का और बहमनी साम्राज्य या विजयनगर या बहमनी साम्राज्य की यहाँ पर क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगले राजा बनते हैं फिरोज शाह तुगलक। अगले राजा बने दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले राजा बनते हैं दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक
ये अगले राजा बने। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे और ये 1351 में राजा बने। 1388 तक का जो समय आता है दोस्तों किनका आता है, फिरोज शाह तुगलक का आता है। फिरोज शाह तुगलक इनके चचेरे भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक के, और इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे उन लोगों ने फिरोज शाह तुगलक को अगला राजा बनाया था। तो इस्लाम धर्म का सर्वाधिक, यह वह व्यक्ति है, यह वह दिल्ली सल्तनत का राजा है जिसने इस्लाम धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया, इस्लाम धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया, सर्वाधिक प्रचार किया। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि यह वह व्यक्ति है जिसने अपने पूरे क्षेत्र में इसने शरीयत के कानून लागू कर दिए। शरीयत यानी कुरान के कानून, यानी कि इस्लाम धर्म के कानून लागू किए, शरीयत के कानून लागू कर दिए थे, इसने लागू किए, शरीयत के कानून लागू किए। क्योंकि ये किसकी सहायता से राजा बना था, तो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते थे उनकी सहायता से क्या बने थे, राजा बने थे। इनको लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण इन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए थे। जैसे वही लोक कल्याणकारी कार्य है जैसे पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वर्तमान का, यहाँ पर इन्होंने नहरों और कुओं से सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसलिए लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण, लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण इन्हें, लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर कौन है, तो है अकबर। ऑप्शन में आएगा आपको फिरोज शाह तुगलक। क्या आंसर सही आएगा, फिरोज शाह तुगलक। लोक कल्याणकारी कार्यकांड को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। प्रशासनिक कार्यकांड को दिल्ली सल्तनत का क्या बोलते हैं दोस्तों, अकबर बोलते हैं। ये वह राजा है जिन्होंने जजिया कर, देखो दोस्तों जजिया कर के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, आपको बताया था। इनके समय में ना कितने टैक्स लिए जाते हैं, टैक्स को देखते हैं। एक टैक्स आता था जिसका नाम था जजिया कर, जजिया कर। इस जजिया कर के बारे में हमने पूरा पढ़ा था एक बार। तो जजिया कर किन से लिया जाता है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक टैक्स था। किन से लिया जाता दोस्तों, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। ये जजिया कर सिंध प्रांत पर, सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर, सिंध प्रांत के राजा दाहिर के ऊपर 712 ईस्वी में, सिंध प्रांत के राजा दाहिर के ऊपर 712 ईस्वी में सर्वप्रथम लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था, सिंध प्रांत के राजा दाहिर के ऊपर लगाया गया था। इस टॉपिक को हमने विदेशी आक्रमणकारी टॉपिक में अच्छे से कंप्लीट किया था। तो ये आप बताओगे इसका आंसर किसके द्वारा लगाया गया था, कोई ऑप्शन नहीं है। आप विदेशी आक्रमण का टॉपिक आपने वीडियो देखा है तो आपको उसमें मिलेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन पूछा है मैंने, सिंध प्रांत के राजा दाहिर के ऊपर 712 ईस्वी में किसने जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था। इसमें इन्होंने, उस जो राजा जिसने लगाया था उसने इसको 5 लोगों को छूट दी थी। एक ब्राह्मणों को इसने छूट दी थी, ब्राह्मणों को छूट दी, बुजुर्गों को इन्होंने छूट दी थी। ऑप्शन में आप इसका आंसर जरूर दिएगा। बुजुर्गों को छूट दी, ब्राह्मणों को छूट दी, महिलाओं को छूट दी, महिलाओं को छूट दी, बच्चों को छूट दी थी और एक विकलांगों को छूट दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, ये भी आंसर आ जाएगा उसी में ही। तो 5 लोगों को छूट दी गई थी जजिया कर में। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लागू किया, फिरोज शाह तुगलक ने भी क्या किया, जजिया कर लागू किया दोस्तों। और इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर भी टैक्स लेना प्रारंभ किया, ब्राह्मणों पर भी के ऊपर भी टैक्स लेना प्रारंभ किया। कौन सा टैक्स, जजिया कर के ऊपर भी जजिया कर प्रारंभ कर दिया, जजिया कर प्रारंभ किया, जजिया कर प्रारंभ किया। इस प्रकार से अगला टैक्स जो आता है दोस्तों, और इसके बारे में हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। पहला जो एक होता है कि जजिया कर को सबसे पहले प्रारंभ करने वाले राजा का नाम तो आप बताओगे। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर टैक्स लेना प्रारंभ किया। अकबर के नेतृत्व में, अकबर के द्वारा इसको बंद कर दिया गया, औरंगजेब के द्वारा दोबारा से प्रारंभ किया गया था। और फिरोज शाह तुगलक जब राजा बने थे उन्होंने इसको पूर्णतः क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। टैक्स में दोस्तों इसका दूसरा जो टैक्स आता है उस टैक्स का नाम आता है खुम्स कर। खुम्स कर जो होता है
है जीती हुई भूमि पर, जो सेनापति जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो वो जो जीत करके भूमि लाते थे उसको बोला जाता था, या जीत करके धन लेकर के आते थे उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे खुम्स कर। अगला एक कर आता है खराज कर। खराज कर जो होता है दोस्तों, ये खराज कर वह होता है जिस खराज कर में लगान से संबंधित टैक्स लेते थे। लगान, खराज कर में क्या आता था, लगान आता था, तो खराज कर में आते थे लगान। और दोस्तों एक टैक्स और इसने लागू किया था, उसका नाम था ज़कात कर। तो इसके समय में कितने टैक्स लिए जाते हैं, 4, जजिया कर, खुम्स कर, खराज कर, ज़कात कर। खुम्स जो होता है उसमें क्या होता है कि जो सेनापति युद्ध करने के लिए गया है उसको युद्ध से जो धन प्राप्त हुआ है, जो भूमि प्राप्त हुई, उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है, वो खुम्स कर होता था। लगान संबंधी जो टैक्स होता है वो खराज कर कहलाता है। और दोस्तों ज़कात कर क्या होता है, जितने भी अमीर लोग हैं, वो इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को इसने सर्वाधिक प्रचार प्रसारित किया था। तो इस्लाम धर्म में यह लिखा है कि जितने भी अमीर जो लोग हैं, जैसे हमने बताया था इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद शाह जी थे। 610 ईस्वी में इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने 5 महावर्त बताए थे। उन्हीं 5 महावर्तों में से एक महावर्त आता है कि जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने वेतन का 2.5% हिस्सा जो होंगे वो दान करेंगे। तो 2.5% हिस्सा जो होता है वेतन का वो दान करते हैं और उस वेतन के हिस्से को प्राप्त करते हैं शिक्षा वगैरह में या जिनको सहायता होती है उसको दी जाती है। ये कौन सा टैक्स होता है दोस्तों, ज़कात कर होता है। तो इसके समय में ये 4 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। 5वां पॉइंट यहाँ लिखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में 3 प्रकार की मुद्राएं चालू की। इन्होंने 3 प्रकार की मुद्राएं प्रारंभ की। तो 3 प्रकार की मुद्राएं प्रारंभ की दोस्तों। पहली जो मुद्रा आती है वो आती है संसगनी। पहली मुद्रा है संसगनी। दूसरी मुद्रा है दोस्तों अध। दूसरी मुद्रा है अध। तीसरी मुद्रा है दोस्तों विख। तो इन्होंने कितनी मुद्राएं चलाई है, 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई, संसगनी, अध और विख। ये जो संसगनी जो होती दोस्तों, इसके चांदी की मुद्रा थी। किसकी मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा। ये चांदी की मुद्रा होती थी। ये दोनों जो थी तांबे की मुद्रा होती थी। अध और विख किसकी मुद्रा होती है, तांबे की मुद्रा होती है। और इनका जो मूल्य होता था वो टंका के बराबर होता था। किसके बराबर होता था, टंका के। और टंका के भी कितने बराबर होता था, 1/6। 1/6 की मूल्य था इसका। तो टंका के मूल्य कितना था, 1/6। मुद्रा किस प्रकार की थी, चांदी की मुद्रा थी। 1/6 मूल्य होता था टंका का। तांबे की मुद्रा थी दोनों ही। और दोस्तों इनका जो मूल्य होता था वो पित्तल के बराबर होता था। किसके बराबर होता था, पित्तल के बराबर होता था। लेकिन इनका मूल्य चेंज हो रहा है। मूल्य जो हो रहा है वो 1/2 और 1/4। ये पित्तल की मुद्रा के 1/2 होती थी और ये पित्तल के मुद्रा की कितनी होती थी, 1/4 होती थी। सॉरी दोस्तों, पित्तल नहीं, जित्तल की मुद्रा के, जित्तल के मूल्य की दोबारा से देखिएगा। इन्होंने 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई, संसगनी, अध और विख। संसगनी जो मुद्रा चलाई थी, ये संसगनी मुद्रा चांदी की होती थी जिसका मूल्य टंका के 1/6 होता था। अध जो मुद्रा चलाई है इसका तांबे की मुद्रा होती थी जिसका जित्तल का 1/2 मूल्य होता था। विख जो मुद्रा चलाई इसका तांबे की 1/4 होती थी जो जित्तल की मुद्रा होती थी। इस प्रकार से दोस्तों फिर इसके क्या पॉइंट क्या आया कि फिरोज शाह तुगलक के 2 बेटे थे। एक का नाम था फतेह खां, एक बेटे का क्या नाम है दोस्तों, फतेह खां। 2 पुत्र हैं इनके। एक पुत्र का नाम है दोस्तों फतेह खां और दूसरे पुत्र का नाम है मोहम्मद खां। पहले पुत्र का नाम आता है फतेह खां, दूसरे पुत्र का नाम आता है दोस्तों मोहम्मद खां। एक है फतेह खां, दूसरे हैं दोस्तों मोहम्मद खां। फतेह खां की मृत्यु इनके जीवन काल में ही हो गई थी। इनकी मृत्यु जो है ये इस फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है कि फिरोज शाह तुगलक जो था दोस्तों ये दासों से अत्यधिक प्रेम करता था। किससे प्रेम क्या करते थे, दासों से। और इन्होंने 1,80,000 दास बना रखे थे। कितने थे, 1,80,000 दास। और इनके लिए दोस्तों इसने दीवान ए बंदगानी नामक एक विभाग बनाया। दीवान ए बंदगानी विभाग बनाया जिसके तहत ये इनको 10 से और 100 टंके तक इनको देते थे। वर्ष में 10 से 100 टंका भी इनको दिया करते था। तो 1,80,000 दास बना के रख रखे थे। दासों से प्रेम क्या करते थे। फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र हैं, एक है फतेह खां, दूसरे मोहम्मद खां। फतेह खां की मृत्यु इनके जीवन काल में हो गई। तो अगले राजा कौन बनेंगे, मोहम्मद खां। और इस मोहम्मद खां को दोस्तों इन दासों ने क्या कर दिया, भगा दिया। दासों ने क्या कर दिया, भगा दिया। मोहम्मद खां को
दासों ने भगा दिया, इसलिए जो अगले राजा बनेंगे अब वो फतेह खां का पुत्र बनेगा। अगला जो राजा बनेगा फिरोज शाह तुगलक के बाद वो कौन बनेगा? फतेह खां का पुत्र बनेगा दोस्तों, फतेह खां का पुत्र। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद, फिरोज शाह तुगलक के बाद, फिरोज शाह तुगलक के बाद अब इनके दो बेटे आ गए, एक का नाम था फतेह खां और दूसरे का नाम था दोस्तों मोहम्मद खां। अब मोहम्मद खां जो था उसको दासों ने भगा दिया, राजधानी से भगा दिया था दासों ने। तो अगला जो बेटा बना वो फतेह खां का बेटा बनेगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद फतेह खां का पुत्र, फतेह खां का पुत्र बना जिसका नाम था अबू बकर शाह। दोस्तों ये अगले राजा बने अबू बकर शाह। 1388 में उनकी मृत्यु होगी, 1388 से लेकर के और 89 में दोस्तों ये राजा बने। उनके बाद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों, अबू बकर शाह के बाद अगले राजा बनते हैं, उसके बाद अगले राजा बने नासिरुद्दीन महमूद। कौन बने? नासिरुद्दीन महमूद, अंतिम राजा है ये नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये राजा बनेंगे 1389 से लेकर के और अभी अभी आपने लिखा था लास्ट जो इसका वंश जाता है 1414 तक का। तो अंतिम राजा कौन से वंश के? तुगलक वंश के अंतिम राजा। तुगलक वंश के अंतिम राजा कौन है? नासिरुद्दीन महमूद है। 1389 में राजा बने, 1414 तक का इनका समय आता है दोस्तों। इस प्रकार से एक पॉइंट था आपका, ये जो पॉइंट है दोस्तों ये था तुगलक वंश का। और तुगलक वंश में ये राजा बने हैं, इन राजाओं का अधिकार होता है तुगलक वंश के ऊपर। हमने ये अच्छे से कंप्लीट किया है दोस्तों तुगलक वंश। और तुगलक वंश में जो अपन ने पढ़ा था अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह अगले राजा बने। नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में दोस्तों एक पॉइंट और देखते हैं। ये जो नासिरुद्दीन महमूद शाह थे, नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह दोस्तों इनके समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण हुआ। दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण हुआ तैमूर के नेतृत्व में। विनाशकारी आक्रमण हुआ तैमूर के नेतृत्व में। तैमूर के नेतृत्व में, तैमूर लंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तैमूर लंग के नेतृत्व में। तब ये महमूद शाह जो थे नेतृत्व में, ये नासिरुद्दीन महमूद जो थे ये भाग करके गुजरात चले गए। कहाँ चले गए? गुजरात। बाद में इनके आक्रमण के बाद पुनः दिल्ली आते हैं और दिल्ली में फिर इनकी 1414 में क्या हो जाती है? मृत्यु। और इनकी मृत्यु के बाद ये जो तुगलक वंश था ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। तुगलक वंश के बाद दोस्तों अगला जो वंश आएगा उसका नाम आएगा सैयद वंश। ये आज हमने कंप्लीट किया दोस्तों तुगलक वंश का। उम्मीद है दोस्तों आपके टॉपिक समझ में आया होगा। हमने एक पूरा कंप्लीट किया है तुगलक वंश। यदि आपको अपने इस टीचर की मेहनत अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे आपको प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियो कंप्लीट और कंटिन्यू मिलेंगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वही करवाए जा रहे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।